चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट कहने का मतलब है इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग, किधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसी ग्रुप के कारण ज्यादा हो गई है, किधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसी ग्रुप के कारण कम हो गई है। किसी भी कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का पता चलना हमारे लिए रिएक्शन के प्रोब का पता चलना होता है, या फिर हम स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करें तो वहां पर हमको केमिकल शिफ्ट का जो शील्डिंग डिशील्डिंग, कौन अप फील्ड जाएगा कौन डाउन फील्ड जाएगा, इसकी जानकारी भी मिलती है। साथ ही साथ हमको इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में उसका जो बैंड है कितने पे उसका लैम्डा मैक्स होगा, ये भी वेरी करता है कि कौन से ग्रुप कहाँ पे लग गए हैं। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होगा तब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग होगा तब क्या होगा। ऐसे ही अगर हम आईआर की बात करें, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप की, वो वेरी करती है अकॉर्डिंग टू देयर अटैच्ड सब्स्टिट्यूएंट्स। तो यहाँ पर अटैच्ड जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं या ग्रुप्स का इफेक्ट जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि ग्रुप के इफेक्ट जानने से हम लोग आगे चल के रिएक्शन के प्रोब्स या साइट ढूंढेंगे कि कहाँ इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, कहाँ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, कहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, कहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, इनके रिएक्शन के रेट्स क्या होंगे, इंटरमीडिएट्स क्या बनेंगे, इंटरमीडिएट्स में स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, और हम कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट को कैसे कैसे अप्लाई करेंगे, ये सारा चीज हम लोग सीखेंगे। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस है। अगर आप जीओसी सीख जाते हैं तो ऑर्गेनिक रिएक्शन को पहचानने में आपको कहीं भी कठिनाई नहीं होगी। 90% क्वेश्चन आपको ऐसे ही सॉल्व होते दिखेंगे, बस थोड़ा पेन चलाना पड़ेगा। तो जीओसी का पार्ट बहुत अच्छे से पढ़िए। स्टीरियो आप लोग पढ़ ही रहे हैं, ऑलमोस्ट आरएस नॉमेनक्लेचर और मीजो कंपाउंड तक आ गए हैं आप लोग, मैं देख रहा था। तो अच्छे से पढ़िए, प्रैक्टिस करिए। डीपीपीस डले हुए हैं ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में डीपीपीस डले हुए हैं, बहुत अच्छे से जाके उसको रिविजन करिए। नहीं बनता है तो सर से क्वेश्चन पूछिए, मेरे से पूछिए, ठीक है भाई, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को प्रैक्टिस में रखिए। चलिए हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट में दो टाइप का डिस्प्लेसमेंट होता है। एक होता है परमानेंट डिस्प्लेसमेंट और एक होता है टेम्पररी डिस्प्लेसमेंट। तो परमानेंट कहने का मतलब यह है it also takes place even in the absence of the reagent, for example resonance, inductive effect, hyperconjugation। तो ये जो परमानेंट इफेक्ट है वो क्या है, रेजोनेंस, इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपरकंजुगेशन। ये इफेक्ट जो है परमानेंट डिस्प्लेसमेंट है, मतलब परमानेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम या ज्यादा करते हैं। कौन कौन से, रेजोनेंस, इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपरकंजुगेशन। जबकि टेम्पररी इफेक्ट, टेम्पररी इफेक्ट जब रिएजेंट प्रेजेंट रहेगा तभी उस पे इफेक्ट हमको देखने को मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलता है। रिएजेंट के इन्फ्लुएंस से होने वाले डिस्प्लेसमेंट को हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस या टेम्पररी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वहां पर रिएजेंट आया है तब इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट देखते हैं, तो मैं कुछ बातें आपको बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, ध्यान से। परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू सिग्मा बॉन्ड इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट, एंड इंडक्टिव इफेक्ट इज प्योरली बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एंड डिस्टेंस ऑफ द ग्रुप। मैं क्या बोल गया उसको एक लाइन में समझना है आपको कि इंडक्टिव इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन का जो डोनेशन होता है या विड्रॉल होता है वो थ्रू सिग्मा बॉन्ड होता है। वो आपको दिखेगा नहीं जैसे कि रेजोनेंस में दिखता है, लेकिन परमानेंट डिस्प्लेसमेंट होता है। वहां पे क्या होता है, परमानेंट डिस्प्लेसमेंट होता है। और इंडक्टिव इफेक्ट प्योर किसका इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का इफेक्ट है। डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ इंडक्टिव इफेक्ट का जो इफेक्टिवनेस है, पावर है, वो कम होते जाता है भैया।
ठीक, तो इंडक्टिव इफेक्ट किस पे बेस्ड है? एक तो इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी पे बेस्ड है, एक तो डिस्टेंस पे बेस्ड है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ते जाएगा, चौथे पांचवें छठवें कार्बन तक आते आते इंडक्टिव इफेक्ट जो है खत्म होने लगता है। चलिए अब देखते हैं, जो चीज मैं बोला उसी को इसने लिखा होगा, देखेंगे। द परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन along the carbon chain when an atom or group of atom having different electron negativities attached to the carbon chain, then the carbon atom is attached with this chain is called inductive effect। थोड़ा इधर उधर लिखा है, डेफिनेशन थोड़ा इधर उधर लिखाया हुआ है, लेकिन मैं ये बोला कि अगर कार्बन चेन से डिफरेंट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के एटम्स लगे हुए हैं, अगर उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया तो माइनस आई देगा, उससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो प्लस आई देगा। बस चलिए अब देखते हैं माइनस आई इफेक्ट में इसका जो एटम है उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होगी, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी ओर खींचेगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा? अपनी ओर खींचेगा। तो इस एटम में भैया, इस एटम में क्या आ जाएगा? डेल नेगेटिव। इस एटम में क्या आएगा? डेल नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये खींच रहा है। अब इधर के साइन को मैं बता रहा हूं, देखो ये साइन कुछ कह रहा है, ये साइन कुछ कह रहा है। क्या कह रहा है देखते हैं, देखो ये जो डेल पॉजिटिव लगा है ना, ये थोड़ा बड़ा है, फिर ये थोड़ा छोटा है, फिर थोड़ा छोटा है, और ये क्या है? बहुत छोटा। तो इसने एक बार बड़ा छोटा कह के ये दिखाया है कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज का जो एक्सटेंट है वो ज्यादा है, यहाँ पर कम है, यहाँ पर कम है, और यहाँ पर बहुत कम है। ये छोटे बड़े का साइन कुछ कहता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम है, मतलब ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इससे जुड़ा है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर रहा है भाई? ये खींच रहा है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन की कमी पहले कार्बन पे, फिर दूसरे, फिर तीसरे, फिर चौथे और पांचवें कार्बन पे आते आते, छठवें कार्बन पे आते आते इंडक्टिव इफेक्ट खत्म हो जाता है। यहाँ पर ये लिखा गया है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ जेड इज ग्रेटर देन दैट ऑफ कार्बन। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जेड एटम का ज्यादा है, इससे कार्बन से, इसलिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो खींच रहा है। चलिए अब इसी चीज को उल्टा कर लेते हैं। अब कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जेड एटम से ज्यादा हो, तब क्या करेगा भैया? ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर की ओर पुश करेगा। इधर की ओर जब ये पुश करेगा तब क्या हो जाएगा भैया? इस कार्बन मतलब जेड एटम पे पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसने क्या किया है? पुश किया है। अब इस पे क्या आते जाएगा? इधर पे नेगेटिव आते जाएगा, ये बड़ा नेगेटिव, फिर थोड़ा छोटा, फिर थोड़ा छोटा, और ये बहुत छोटा। तो ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है। 1 2 3 और 4, ये पांचवें छठवें कार्बन आते तक इंडक्टिव इफेक्ट लगभग खत्म हो जाता है। ठीक भाई, तो इस इलेक्ट्रॉन खींचने वाले इफेक्ट को क्या बोलेंगे? हमसे कोई खींच रहा है, ले रहा है, तो हमको किस में डाल देगा भैया? माइनस में डाल देगा। तो कोई खींचने वाले जो ग्रुप है उसको माइनस इफेक्ट में आप कंसिडर करना, और जो देने वाले हैं, तो देने वाले दाता राम उसको पॉजिटिव हो जाए, उसको हमेशा किस में रखना? पॉजिटिव में, प्लस आई इफेक्ट। जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट है वो पॉजिटिव, और जो विड्रॉइंग है वो नेगेटिव। कहीं कोई पे कोई सुधार करना है आप लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। ठीक है, फिर लिखा है इंडक्टिव इफेक्ट इज अराइजेस बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है, डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। चलिए आगे देखते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट, मैंने बता दिया है यार, ये बता दिया है यार। ये देखो धीरे धीरे इंटेंसिटी क्या होगा? कम हो गया। देयर इज नो इंडक्टिव इफेक्ट ऑन CH बॉन्ड। C और H एक दूसरे पे कोई ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट नहीं लगाते। चलिए इधर देखेंगे ध्यान से। अब आप लोगों को कुछ कॉन्सेप्ट आप लोगों को सीखने हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के बेस पे। तो यहां पे देखेंगे, ये देखेंगे
ये बेंजीन रिंग है जी, है ना, ये बेंजीन रिंग है, ये दिख गया आप लोगों को बेंजीन रिंग, और ये बेंजीन रिंग है ना, अब इससे जुड़ा हुआ है एक साइक्लोहेक्सिल रिंग। क्या जुड़ा है? साइक्लोहेक्सिल रिंग। तो यहाँ जो कार्बन है ना वो क्या है भैया, वो sp2 हाइब्रिड है। क्या है ये? वो sp2 हाइब्रिड है। और यहाँ जो कार्बन है ना वो sp3 हाइब्रिड है। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इस वाले कार्बन का ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा, खींचेगा। तो ये ग्रुप क्या लगाएगा अपना, -I लगाएगा। और ये sp3 हाइब्रिड है, तो ये वाला ग्रुप क्या लगाएगा जी, +I लगाएगा। तो हाइब्रिडाइजेशन भी इंडक्टिव इफेक्ट को डिफाइन करते हैं। ये क्या करेगा, ये इसका हाइब्रिडाइजेशन, इस कार्बन में यहाँ हाइब्रिडाइजेशन sp3, इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है वो क्या देता है, +I। जिसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है वो क्या देता है, -I। तो यहाँ पे ऐसे ही देखेंगे, देखो ये यहाँ पर एल्काइन वाला कार्बन है ना, एल्काइन वाले कार्बन में हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है भाई, ये मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, और यहाँ sp2 है, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है sp हाइब्रिडाइजेशन। तो ये क्या करेगा, ये वाला ग्रुप -I इफेक्ट देगा, और ये वाला अब क्या करेगा भैया, +I इफेक्ट देगा। तो डिपेंड्स अपॉन द टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, इफेक्ट ऑफ ग्रुप में भी चेंज, है ना। हमेशा आप बेंजीन कई बार +I देता है, कई बार -I देता है, रिस्पेक्टिव ऑफ प्रेजेंस ऑफ स्पेक्टेटर ग्रुप। तो ये क्या करता है, जो ग्रुप प्रेजेंट है ना उसके हिसाब से ये इफेक्ट देता है। ठीक है भाई, चलो आगे चले। डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वही बात बोला है। हाँ, अब देखिए, अगर कोई सेम एलिमेंट है, अगर कोई सेम एलिमेंट है, उसके 3 फॉर्म है। कौन कौन से फॉर्म है, एक में वो पॉजिटिव चार्ज है, एक में वो न्यूट्रल है, और एक में नेगेटिवली चार्ज है। क्या है भाई, एक में पॉजिटिवली चार्ज है, एक में न्यूट्रल है, एक में नेगेटिवली चार्ज है। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का ऑर्डर का क्या होगा, तो जहां पे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है यार, वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा पावर से खींचेगा, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी है ना भाई। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हमेशा पॉजिटिव जो चार्ज वाले आयन है या एलिमेंट है उसमें ज्यादा, फिर न्यूट्रल में, फिर नेगेटिव चार्ज वाले में होगा। ठीक भाई, तो ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का ऑर्डर कैसे होगा, पॉजिटिव चार्ज वाले में सबसे ज्यादा, फिर न्यूट्रल, फिर नेगेटिव वाले में। अब परसेंटेज बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ता है, इस चीज को हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ लिया है। परसेंट एस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इसके हिसाब से sp, फिर sp2, फिर sp3, हाइब्रिडाइजेशन में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसका है भैया, sp का, फिर sp2 का, फिर sp3 का है। चलिए, तो वही बात फिर से बोला है, sp, sp2, sp3। अब बॉन्ड एंगल भी हम जानते हैं, बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है परसेंटेज के। जैसे बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा होता है sp हाइब्रिडाइजेशन में, इसलिए परसेंटेज कैरेक्टर भी वहां ज्यादा होता है। तो ये डिस्कस करने का नहीं, यहाँ आ जाते हैं। ये है रिंग साइज, R जो है के टाइप का दिख रहा है, किंग साइज टाइप का दिख रहा है, वो रिंग साइज है भाई, है ना। ये क्या है, रिंग साइज है, ये है रिंग साइज। तो रिंग साइज, छोटे जो ग्रुप्स होते हैं ना, छोटे जो रिंग होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है। छोटे रिंग की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होता है भैया, ज्यादा होता है। उसमें रिंग स्ट्रेन के कारण से इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी उनकी ज्यादा होती है। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 3 मेंबर रिंग के ज्यादा होगी, 4 से 4 मेंबर रिंग के ज्यादा होगी 5 मेंबर रिंग से। तो यहाँ पे देखो दोनों का रिस्पेक्टिव ग्रुप इफेक्ट देखेंगे, 3 वाला जो है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये -I लगाएगा, 4 वाला यहाँ पर +I लगाएगा। ऐसे ही 4 और 5 है तो 4 वाला -I लगाएगा क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और 5 वाला +I लगा रहा है। ऐसे ही इफेक्ट लगता है। अब इंडक्टिव इफेक्ट
प्लस आई माइनस आई हम लोग देख लेते हैं। प्लस आई माइनस आई अभी हम लोग देख चुके हैं भैया। माइनस आई इफेक्ट में जो ग्रुप है अपनी ओर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, प्लस आई में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने से दूर की ओर वो डोनेट करेगा। अब हम ग्रुप देखेंगे और उनके इफेक्ट देखेंगे, ऑर्डर देखेंगे। चलिए, अब ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट, ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट देखेंगे जी ध्यान से। तो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ऐसे बढ़ते जाएगा ये, है ना भाई। तो ये कार्बन, नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, जहां पर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, वो देना चाहते हैं। अब ये हो गया कार्बोक्सिलेट ग्रुप भी देगा। देखो ये माइनस आई वगैरह नहीं देगा भाई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे ज्यादा है ना, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुश करेगा इधर। चलिए, अब देखिए 3 डिग्री, 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, 3 डिग्री, 2 डिग्री, और ये क्या है भैया, ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है। फिर कार्बन के साथ टाइट्रियम जुड़ा हुआ, फिर कार्बन के साथ ड्यूटेरियम जुड़ा हुआ, फिर कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ, फिर टाइट्रियम, ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन। तो ये आपके कॉमन ऑर्डर हो गए किसके, प्लस आई के। बिल्कुल बन जाएगा, वो याद हो जाता है, और याद नहीं करोगे तो भी बन जाता है। 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री रखना, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से सॉल्व कर लेना। कार्बन और नाइट्रोजन दोनों नेगेटिव चार्ज, कार्बन और नाइट्रोजन दोनों में नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी ज्यादा, नाइट्रोजन की ज्यादा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पे कम रहेगा, कार्बन पे ज्यादा रहेगा। अब आइए माइनस आई इफेक्ट के ऑर्डर। माइनस आई इफेक्ट, तो माइनस आई इफेक्ट, ऑक्सीजन में अगर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ऑक्सीजन पहले से ही इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है, मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम है, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है, ऊपर से उससे फ्लोरीन जैसा हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम जुड़ा है, तब भैया कितना कितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा, उसका नेचर ये आप जान सकते हैं। तो OF2, फिर OR2, NF3, फिर NCl3, NR3 और NH3, NO2, साइनाइड, सल्फोनेट, CHO। देखो ये ग्रुप पहले देखना, नाइट्रोजन है, कार्बन है, फिर सल्फर है ना। तो NO2, फिर साइनाइड, फिर सल्फोनेट, फिर CHO, फिर कार्बोनाइल, फिर कार्बोक्सिलेट, फिर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फिर OR, फिर OH, फिनाइल, फिर विनाइल, फिर हाइड्रोजन। ठीक है, अब हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तब सारा चीज एक एक करके क्लियर होते जाएगा। हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। क्या देखेंगे भैया हम लोग, एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव। अब एप्लीकेशन में बहुत सारे एप्लीकेशन है, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, रिएक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड, रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड, रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल, एसिडिक नेचर ऑफ हाइड्रोजन एटम, एसिडिक नेचर ऑफ कंपाउंड्स और बेसिक नेचर ऑफ कंपाउंड्स। इतने सारे देखेंगे। देखो यही सब कॉन्सेप्ट है जिससे सवाल हर बार हर एग्जाम में आते हैं, हर बार हर एग्जाम में आते हैं। चलिए देखो भैया, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। तो इंटरमीडिएट में सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कार्बोकेटायन। अभी पढ़े नहीं है कार्बोकेटायन का, इसको पढ़ने के बाद हम लोग रिएक्शन इंटरमीडिएट्स में जाएंगे। तो कार्बोकेटायन क्या होते हैं, कार्बोकेटायन ऐसे कार्बन होते हैं, ऐसे एल्किल कार्बोकेटायन होते हैं जहां पर क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट होते हैं। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन भैया, इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 6। ये इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट हैं। तो इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट स्पीशीज है, पॉजिटिवली चार्ज हैं, मतलब इनको जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगा उतना ही इनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। क्या, तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो जाएगा। क्या मैं ये बोल सकता हूं, क्या कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को कौन बढ़ाएगा भैया, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप बढ़ा देंगे, और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जो है, जो
स्टेबिलिटी है उसको कम कर देंगे। यही चीज लिखा होगा यार, स्टेबिलिटी स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, और डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अगर स्टेबिलिटी बढ़ा रहा है तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्या कर देगा, स्टेबिलिटी को कम कर देगा, है ना। ऐसे ही जो इफेक्ट, जितने पॉजिटिव वाले इफेक्ट हैं वो स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे, प्लस आई प्लस एच प्लस आर, और ये माइनस वाले कम करेंगे। अब जस्ट उल्टा होगा उधर, क्या, कार्ब एनायन। कार्ब एनायन क्या होता है, कार्ब एनायन दिया कार्ब एनायन एक इलेक्ट्रॉनिकली रिच स्पीसीज होता है। ये इलेक्ट्रॉनिकली बस लिखा है, क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिकली रिच मतलब अमीर होता है। तो ये देखो भैया, ये पिरामिडल शेप का होता है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट रहता है। क्या रहता है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट रहता है भाई। तो ये इलेक्ट्रॉन देता नहीं, लेता है। ये सॉरी सॉरी, इलेक्ट्रॉन ये देता है, लेता नहीं। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये देता है, लेता नहीं है। तो ये क्या करना चाहिए, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉनिकली रिच है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को देना चाहता है। देना चाहता है मतलब क्या चाहिए हमको, इलेक्ट्रॉन लेने वाले ग्रुप्स चाहिए। इलेक्ट्रॉन लेने वाले ग्रुप्स मतलब माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप्स हमको चाहिए। तो यही क्या हो जाएगा भाई, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप कार्बन एनायन की स्टेबिलिटी को बढ़ा देंगे। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कार्बन एनायन की स्टेबिलिटी को कम कर देंगे। आओ भैया बना के देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। इधर देखें, इधर देखो, यहां पर एक ही एल्किल ग्रुप है, एक जगह से प्लस आई लग रहा है ना। अब यहां पे देखें इस कार्बोकैटायन में और इस कार्बोकैटायन में देखते हैं। अब यहां पर हाइब्रिडाइजेशन से भी किया जा सकता है। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन 280 और इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है 3 सिग्मा बॉन्ड है इस पे, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है भैया, sp2। क्या है ये, sp2 हाइब्रिड कार्बन है ना। या फिर इसको ना देख के आप ऐसा करना, आप ऐसे कर लो, इसको देखो, ये पॉजिटिव चार्ज वाला, ये पॉजिटिव चार्ज देखो सिंगल बॉन्डेड कार्बन पे, ये पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्डेड कार्बन पे, ये पॉजिटिव चार्ज ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन पे। तो हम देखते हैं यहां इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है, इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी थोड़ी ज्यादा है, और इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे ज्यादा है। यहां पर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्यों है, क्योंकि ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है। यहां पर ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन मतलब sp हाइब्रिड कार्बन है ना। ये sp2 हाइब्रिड कार्बन है, ये भी sp2 हाइब्रिड कार्बन ही है, क्योंकि एक प्रोटॉन को निकाल दिया गया है, पहले sp3 था वो। और इसको यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप मिल रहा है, जबकि यहाँ पर इसको इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप मिल रहा है। यहाँ पे भी क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप मिल रहा है। हम इधर से इधर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ रहा है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ रहा है मतलब माइनस आई इफेक्ट बढ़ रहा है, और माइनस आई इफेक्ट बढ़ने से स्टेबिलिटी कार्बोकैटायन का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। माइनस आई इफेक्ट बढ़ रहा है, इसलिए कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा भैया, कम हो जाएगा। ऐसे ही इधर देखते हैं, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रिंग है, वो कौन सा चार्ज रखने की टेंडेंसी रखते हैं, नेगेटिव चार्ज रखने की टेंडेंसी रखते हैं। जो छोटा रिंग है वहां पर क्या आता है, नेगेटिव चार्ज रहने की टेंडेंसी रहता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव रिंग है। तो यहाँ पर क्या है, उल्टा है भैया। तो उल्टा है तो क्या बोलेंगे, जो बड़ा रिंग है वहां पर पॉजिटिव चार्ज आसानी से रह सकता है। क्यों रह सकता है, क्योंकि बड़े रिंग में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है, कम है। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो कम है ना, वहां पर क्या है भैया, पॉजिटिव चार्ज रह सकता है। ठीक, तो ये है स्टेबिलिटी का फैक्टर। आगे आइए, अब देखते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री वाला। यहां पे देखिए, जो सारे कार्बन है, इधर देखो, इस कार्बन पे 3 ग्रुप लगे हैं, 2 हाइड्रोजन है और एक एल्किल ग्रुप है। यहां से इसको प्लस आई मिल रहा है। इस कार्बन पे भी 3 ग्रुप लगे हैं, वहां पर 2 एल्किल ग्रुप लग रहा है।
क्या है, 2 जगह से प्लस आई लग रहा है। ऐसे ही इस कार्बन को 3 जगह से प्लस आई मिल रहा है। 3 जगह से क्या मिल रहा है भैया, प्लस आई मिल रहा है। देखो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी 3 डिग्री की हो जाएगी। ये क्या है भैया, ये 1 डिग्री है और ये 2 डिग्री है और ये 3 डिग्री है। और स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा इसमें, 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री हो जाएगा। 3 डिग्री की स्टेबिलिटी क्यों हो जाता है, क्योंकि वहां पर इंडक्टिव इफेक्ट से, प्लस इंडक्टिव इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देने वाले ग्रुप्स ज्यादा लगे हैं, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। आगे आइए, आगे आइए। अब हम लोगों ने देखा है कि टाइट्रियम का इलेक्ट्रॉन देने का पावर सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद ड्यूटेरियम का होता है, उसके बाद हाइड्रोजन का होता है। इसलिए टाइट्रियम वाला जो है, इस पे इसकी स्टेबिलिटी, इस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। अब आइए स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन पे। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन क्या होगा भैया, कार्बोकेटाइन का जस्ट उल्टा होता है। कार्बोकेटाइन का जस्ट उल्टा होता है। तो देखेंगे इस कार्बन पे, इस कार्बन पे इसको इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है, जबकि इस कार्बन पे, इस कार्बन से ये जुड़ा कार्बन इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है। और इस कार्बन से, ये ट्रिपल बॉन्ड है ना, ये क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, और ये यहाँ पर कुछ नहीं। ये कार्बन, ये नेगेटिव चार्ज, यहाँ माइनस आई वाला ग्रुप लगा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है, प्लस आई वाला है, यहाँ माइनस आई है, लेकिन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन वाला, sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाला। यहाँ पर क्या है, sp हाइब्रिडाइजेशन वाला। इधर से इधर जा रहे हैं ना, लेफ्ट टू राइट हम लोग जा रहे हैं, तो माइनस आई का पावर बढ़ रहा है। माइनस आई का पावर बढ़ने से कार्बन आयन की स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी बढ़ गई भाई, तीसरा सबसे ज्यादा स्टेबल है। अब हम लोग ये देखते हैं कि छोटे रिंग की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है। तो मैं क्या कहा कि भाई छोटे रिंग की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो जिस पार्ट की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा रहती है, वो पार्ट क्या करना चाहता है, वो नेगेटिव चार्ज बियर करने की टेंडेंसी रखता है, वो इलेक्ट्रॉन की रखने की टेंडेंसी रखता है। तो इलेक्ट्रॉन को रखने की टेंडेंसी जो है छोटे रिंग की ज्यादा होगी, फिर बड़े रिंग, फिर उससे बड़े रिंग। तो 3 मेंबर्ड रिंग इलेक्ट्रॉन को आसानी से रख सकता है, इसलिए वो ज्यादा स्टेबल, फिर ये कम, फिर ये कम होगा। आगे आए, चलो आ जाइए। अब इसके पास, इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले से ही ज्यादा है, और ये दिए पड़ा है। ये एक जगह से दे रहा है, ये 2 जगह से दे रहा है, और ये भैया ये 3 जगह से दे रहा है। क्या करेगा, इसको चाहिए ही नहीं, फिर भी ये दे रहा है एक जगह से, फिर ये 2 जगह से, ये 3 जगह से दे रहा है। तो यहाँ तो अति हो जाएगा यार, उसको चाहिए ही नहीं, आप दे रहे हो। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसका होगा, जहां से इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम मिले। हमेशा ये बात याद रखना, अगर पॉजिटिव चार्ज आया है तो उसको क्या देना है, इलेक्ट्रॉन देना है। अगर नेगेटिव चार्ज आया है तो उससे इलेक्ट्रॉन ले जाना है। जो भूखा है ना, उसको खाना चाहिए भाई, और जिसके पास खाना रख के ऐसे बैठा है ना, तो उसको क्या करना है, उसको भंडारा लगाना है, उसको बांटना है, तो उसको ले जाने वाला चाहिए। तो पॉजिटिव चार्ज जो मतलब कार्बोकेटायन है, उसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन देने वाला, और कार्बन आयन को इलेक्ट्रॉन ले जाने वाला चाहिए। तो यहाँ पर हो रहा है बेटा, यार कार्बन आयन है, ऊपर से इलेक्ट्रॉन दिए पड़े हैं, तो यहाँ से एक जगह से दे रहे हैं, यहाँ 2 जगह से दे रहे हैं, यहाँ 3 जगह से दे रहे हैं। तो एक जगह से दे रहे हैं वो ज्यादा स्टेबल, फिर 2 जगह वाले थोड़े कम स्टेबल, और 3 जगह वाले बहुत कम स्टेबल होंगे। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा फिर, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। कार्बन आयन और कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर हमेशा उल्टा होता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री होगा। ऐसे ही हम लोग कार्बोकेटायन में ये पढ़े थे हम लोग, होता है स्टेबिलिटी का ऑर्डर 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री होगा, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के बढ़ने से स्टेबिलिटी बढ़ रही थी, जबकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के बढ़ने से स्टेबिलिटी कम हो रही है। फिर वही बात है
कि हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रॉन दे रहा है, फिर ड्यूटेरियम, फिर टाइटेरियम, तो यहाँ पर हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रॉन देता है यार, है ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है यहाँ पे, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल है। फिर टाइटेरियम वाला। अब आ जाओ रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड, रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। चलिए आ जाइए। जो कार्बोनाइल कार्बन होता है ना, वो क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का होता है। कार्बोनाइल कार्बन क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का होता है, इसलिए वहां पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। कार्बोनाइल कार्बन क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहां पर कम होती है क्योंकि कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा है डबल बॉन्डेड, जो कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम है ऑक्सीजन, तो वो कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करता है, इसलिए कार्बोनाइल कार्बन पे क्या होता है भाई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है कार्बन पे, इसलिए वहां पर न्यूक्लियोफाइल जाके अटैक करता है और हमको मिलता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्या मिलता है हमको, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन मिलता है। तो कार्बोनाइल कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी कम होते जाएगी, कार्बोनाइल कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी कम होते जाएगी, उतना ही उसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो ये चीज को हम लोग याद रखते हैं भैया। देखो ध्यान से कि ये कार्बोनाइल कार्बन है, क्या है भैया, कार्बोनाइल कार्बन है भैया। ये देखो, ये कार्बोनाइल कार्बन है ना, यहाँ जो कार्बन है वो, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे खींचता है ये, तो क्या हो जाता है, यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो जाता है भैया। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो न्यूक्लियोफिलिक जो पार्ट है ना, वो यहीं आके ऐसे जुड़ना चाहता है ना, और यहाँ ये नेगेटिव आ गया, वहां पर कौन आ जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट। तो ये न्यूक्लियोफिलिक पार्ट और ओ के पास कौन सा पार्ट, इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट आके जुड़ जाता है। इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। चलो आ जाओ। तो न्यूक्लियोफाइल ये जा रहा है, अभी जो बताया मैं, ये न्यूक्लियोफाइल ऐसे जा रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे शिफ्ट हो गया, ये न्यूक्लियोफाइल, ये कार्बन और ओ नेगेटिव पे ही इलेक्ट्रोफाइल जाके जुड़ जाएगा, जुड़ जाएगा तो ये मिल जाएगा यार अपने, है ना ये। चलो अब देखो, यहाँ पे इस कार्बोनाइल कार्बन पे, कार्बोनाइल कार्बन पे इलेक्ट्रॉन देने वाले कौन है भाई, हाइड्रोजन। यहाँ इलेक्ट्रॉन देने वाला कौन है, एक मिथाइल ग्रुप। यहाँ इलेक्ट्रॉन देने वाला कौन है, दो मिथाइल ग्रुप। तो लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड और एसीटोन। क्या है भैया, ये याद रख लेना, कई बार नाम से पूछ देता है स्ट्रक्चर ना बना के, तो आदमी घूम जाते हैं। ये क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड है, ये क्या है, एसिटाल्डिहाइड है, और ये क्या है, एसीटोन है। क्या है भैया, एसीटोन है। तो इधर से इधर जा रहे हैं ना, तो कार्बोनाइल कार्बन पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप बढ़ रहे हैं। कार्बोनाइल कार्बन पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के बढ़ने से कार्बोनाइल कार्बन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जा रही है, और इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी, क्या, उसकी जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी है वो कम हो रही है। इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम होने से क्या हो जा रहा है भैया, उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम होने से क्या हो जा रहा है, उसका रिएक्टिविटी भी कम हो रहा है। क्या हो रहा है, रिएक्टिविटी कम हो रहा है, क्योंकि कार्बोनाइल कार्बन जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट होगा, उतना ज्यादा ही क्या करेगा, वो न्यूक्लियोफाइल के लिए क्या रहेगा, ससेप्टेबल रहेगा। ठीक है भाई, तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी होगी, यहाँ पर सबसे कम है, इसलिए वो ये जल्दी रिएक्ट करता है, उसके बाद ये, उसके बाद इधर से इधर जाने पर कार्बोनाइल कार्बन पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप बढ़ रहे हैं, रिएक्टिविटी कम हो रही है। आगे आए, रिएक्टिविटी ऑफ
एल्किल हैलाइड 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री देखेंगे भैया, बड़े ध्यान से देखेंगे। चलो आ जाओ, ये आता भी है क्वेश्चन, है ना। अगर 1 डिग्री से सिल्वर नाइट्रेट को रिएक्ट कराएं तो रिएक्शन नहीं होता है। 2 डिग्री से कराएं तो भी रिएक्शन नहीं होता है। मतलब सिल्वर हैलाइड का जो प्रेसिपिटेट मिलना है ना, सिल्वर हैलाइड का जो प्रेसिपिटेट मिलना है वो नहीं मिलता, रिएक्ट नहीं करता, रिएक्टिविटी बहुत कम होती है। 3 डिग्री तुरंत रिएक्ट करता है। 3 डिग्री क्या करता है? तुरंत रिएक्ट करता है, क्योंकि क्या बनता है भैया यहाँ पर 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनता है। क्या बनता है? 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनता है। इसलिए ये AgNO3 से तुरंत रिएक्ट करता है और क्या बनाता है? सिल्वर हैलाइड का प्रेसिपिटेट बनाता है। इससे ये पता चलता है कि 3 डिग्री एल्किल हैलाइड जो है सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। जो रिएक्टिव होते हैं क्योंकि वो अपने हैलोजन ग्रुप को छोड़कर क्या बनाते हैं? तुरंत पॉजिटिव चार्ज क्या बनाते हैं? 3 डिग्री कार्बोकेटायन, और 3 डिग्री कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। ये बात हमेशा याद रखेंगे। जिस रिएक्शन में बनने वाला इंटरमीडिएट जितना ज्यादा स्टेबल होगा, रिएक्शन उतना ही क्या होगा? फास्ट होगा। इंटरमीडिएट जितना जल्दी बनेगा, जितना स्टेबल होगा, उतना ही वो इंटरमीडिएट आगे चल के प्रोडक्ट में भी कन्वर्ट होगा, है भाई। तो रिएक्टिविटी ज्यादा होगी इसकी 3 डिग्री एल्किल हैलाइड की, क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी का ऑर्डर बोले हम लोग ऐसे ही, जहां पर कौन सा बॉन्ड टूट रहा है भैया? CX बॉन्ड टूट रहा है। कौन सा रिएक्शन है ये? AgNO3 से रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं। AgNO3 से रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं, तो यहाँ पर रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3 डिग्री 2 डिग्री फिर 1 डिग्री हो जाएगा। इसी को मैं रिएक्टिविटी SN2 के लिए बोलूं, इसी को रिएक्टिविटी SN2 के लिए बोलूं, तो SN2 में क्या होता है? जितना ज्यादा क्राउडिंग होगा उतनी कम रिएक्टिविटी होगी। इसी को मैं SN1 के लिए बोलूं। SN1 रिएक्शन में क्या होगा? इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा उतना ज्यादा रिएक्टिविटी। तो ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर SN1 के लिए भी फिट बैठता है। जबकि हम लोग SN2 की बात करते हैं तो SN2 में क्राउडिंग बढ़ते ही रिएक्टिविटी कम होती है। तो SN2 के लिए रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है? 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। हम धीरे धीरे चीजों को कॉमन पढ़ेंगे, फिर आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो हम स्पेसिफाई होते जाएंगे। हमको SN2 पूछा, हम अलग कॉन्सेप्ट लगाएंगे। हमको SN1 पूछा, हम अलग कॉन्सेप्ट लगाएंगे। SN1 में हम स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट देखते हैं, जबकि SN2 रिएक्शन में हम लेस क्राउडेड स्पेस देखते हैं, कि जहां पे कम क्राउडिंग होगा वहां रिएक्शन क्या होगा? ज्यादा होगा। इसलिए SN2 में रिएक्टिविटी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री होती है, और SN1 में रिएक्टिविटी 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। चलिए आगे चलते हैं। ये रिएक्टिविटी ऑर्डर दिया हुआ है। 3 डिग्री बस प्रेसिपिटेट देगा, 1 डिग्री 2 डिग्री नहीं देता है, रिएक्टिविटी बहुत कम होती है। अब देखते हैं हम लोग रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल्स। रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल्स, आ जाओ भाई। चलो अब मेरी बात सुनना ध्यान से, मेरी बात ध्यान से सुनना। मैं नीचे जो भी लिखा होगा मैं अपने तरीके से इसको बताता हूं, और तुरंत 1 मिनट में इसको समझाता हूं आपको। तो एल्कोहल में 2 टाइप के बॉन्ड होते हैं। एक तो OH बॉन्ड होता है। क्या होता है? OH बॉन्ड ब्रेक होता है। और एक क्या होता है एल्कोहल में? ये COH है ना, तो एक CO बॉन्ड ब्रेक होता है। यहाँ पर और भी हाइड्रोजन होता है, ठीक। तो एक CO बॉन्ड ब्रेकेज होता है, एक OH बॉन्ड ब्रेकेज होता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ? OH बॉन्ड को ब्रेक कर रहा हूँ। OH बॉन्ड को ब्रेक करके 3 डिग्री एल्कोहल मैं बनाता हूँ। ये 1 डिग्री एल्कोहल का एनायन हो गया, ये 2 डिग्री एल्कोहल का एनायन हो गया, और ये हो गया भैया 3 डिग्री एल्कोहल का एनायन। क्या हो गया? ये 3 डिग्री एल्कोहल का एनायन हो गया।
ये 1 डिग्री का है, ये 2 डिग्री का है और ये है 3 डिग्री। अब आप देख लो ना यार, यहीं पे इन तीनों की स्टेबिलिटी देख लो। इस एनायन को एक जगह से इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, इसको 2 जगह से मिल रहा है, इसको 3 जगह से मिल रहा है। स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा यार? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। मतलब रिएक्टिविटी भी क्या होगा? रिएक्टिविटी स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपाउंड। स्टेबिलिटी of intermediate is directly proportional to the reactivity of that compound। तो देखो भैया, यहां पर H प्लस के जाने से 1 डिग्री एल्कोक्सी या एल्कोक्सी क्या बन रहा है? आयन बन रहा है। यहाँ पर 2 डिग्री, यहाँ पर 3 डिग्री। तो इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री है जो एनायन बन रहा है, उसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर। तो इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर भी क्या हो जाएगा भैया? यही हो जाएगा। रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। अब ये क्लियर हो गया, तो मैं बताता हूं आप लोगों को, मैं बताता हूं CO बॉन्ड क्लीवेज। तो यहां पर आ जाओ भैया, CO बॉन्ड क्लीवेज, R CH OH। अब CO बॉन्ड क्लीवेज ये तोड़ दिया मैंने, 1 डिग्री अल्कोहल का ये बॉन्ड, 1 डिग्री अल्कोहल का ये बॉन्ड तोड़ा तो क्या बनेगा? RCH2। ये क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा है ना, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये ऐसे ही ये 1 डिग्री का हो गया, और ये 2 डिग्री अल्कोहल के बॉन्ड को तोड़ने पर ये आएगा। ऐसे ही 3 डिग्री का बॉन्ड तोड़ोगे तो 3 डिग्री का बॉन्ड तोड़ोगे तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा। ये कार्बोकेटाइन कैसा है भैया? 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये क्या है? 3 डिग्री है। तो यहाँ पर CO बॉन्ड को तोड़ने से 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा है, क्योंकि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर, क्योंकि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री होता है। इसलिए CO बॉन्ड क्लीवेज में रिएक्टिविटी का ऑर्डर भी क्या हो जाएगा भैया? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री हो जाएगा। तो ये CO बॉन्ड क्लीवेज में रिएक्टिविटी का ऑर्डर है। और ये है OH बॉन्ड क्लीवेज में, जो OH बॉन्ड क्लीवेज में कहा है भैया? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, और CO बॉन्ड क्लीवेज में 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री ये ऑर्डर आपको मिलेगा। यही सारा चीज लिखा होगा भाई, देख लेना। ये देखो, OH में 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, और CO में 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री लिखा है। मैं आप लोगों को बता दिया क्या है ना। अब रिएक्शन ऑफ OH बॉन्ड। अब एल्कोहल 2 टाइप के रिएक्शन होता है, जिसमें कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटता है, और दूसरे में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटता है। चलिए, तो हम लोग देखते हैं OH बॉन्ड क्लीवेज वाला रिएक्शन। हम लोग क्या देखने वाले हैं भैया? जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूट रहा है। क्या टूट रहा है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड जो टूटने वाला है ना, वो रिएक्शन हम लोग देखने वाले हैं। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूट रहा है वो। तो इसमें क्या आ जाएगा? एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल, एस्टरिफिकेशन, एसाइलेशन, टोसाइलेशन, ब्रोसाइलेशन, मेसाइलेशन, ट्रिफ्लेशन। एसाइलेशन तो सुने थे, टोसाइलेशन सुने थे क्या? ब्रोसाइलेशन सुने थे क्या? मेसाइलेशन सुने थे क्या? ट्रिफ्लेशन सुने थे क्या? नहीं सुने थे तो सुन लो, अभी तक तो बुक्स में नहीं आए हैं कि मेसाइलेशन करने पर। हम लोग एसाइलेशन 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 कब से पढ़ रहे हैं। कॉन्सेप्ट किसी को अच्छा पढ़ा हुआ बच्चा है उसको पूछ दो मेसाइलेशन क्या होता है, तो ये मेसाइलेशन क्या है। जैसे एसाइलेशन होता है मतलब वैसे मेसाइलेशन होता है, वैसे ब्रोसाइलेशन होता है। वो ग्रुप्स पे डिपेंड करता है कि कौन सा ग्रुप जाके लग रहा है, देखेंगे भैया। अब रिएक्शन ये हुआ OH बॉन्ड के रिएक्शन, मतलब OH बॉन्ड के रिएक्शन में हम लोग क्या देखेंगे? एक तो एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल देखेंगे, और क्या देखेंगे? एस्टरिफिकेशन रिएक्शन देखेंगे, और देखेंगे डिफरेंट टाइप के एसाइलेशन, मेसाइलेशन, ब्रोसाइलेशन, टोसाइलेशन रिएक्शन।
अब CO बॉन्ड के रिएक्शन में हम लोग देखेंगे, CO बॉन्ड के रिएक्शन में रिएक्शन विथ PCl5 वेरी इंपॉर्टेंट, रिएक्शन विथ PCl3, रिएक्शन विथ SOCl2 एंड रिएक्शन विथ HX। चलिए आ जाइए भैया। OH बॉन्ड की रिएक्टिविटी हमको पता है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री होता है। देखो भैया एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर ये दुनियादारी क्या क्या लिखा हुआ है, तो इस सब में मत जाना, मैं तो डायरेक्ट बोल रहा हूं यार, अभी तो बताया, अभी तो बताया ना। चलो देखो तो कहां गया। हाँ, जब भी कभी एसिडिटी देखते हो ना, चलो कॉन्सेप्ट अब बताते चलते हैं, एसिडिटी एसिडिटी। चलो आप क्या देखेंगे, जब भी कभी आप एसिडिटी देखते हैं ना, तो एसिडिटी देखते हैं तो सबसे पहले क्या निकालना है आपको, H प्लस निकालना है। क्या निकालना है भैया, H प्लस रिमूव कर देना, कोई भी चीज का एसिडिटी पूछ रहा है मतलब H प्लस उससे हटा देना, इनऑर्गेनिक कंपाउंड को छोड़ के, ठीक है। H प्लस रिमूव कर देना, और H प्लस रिमूव करने के बाद ना जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा, H प्लस रिमूव करते हैं तो कॉन्जुगेट बेस बनता है ना, या जो एनायन बनता है ना, उसकी क्या चेक कर लेना भैया, स्टेबिलिटी चेक कर, क्या चेक कर लेना आप, उसकी स्टेबिलिटी चेक करना, वो जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतनी ज्यादा उसकी क्या होगी भाई, तो एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ दैट कंजुगेट बेस और एनायन, है ना। चलो तो ये कंजुगेट बेस, ये देखो ये कंजुगेट बेस है ना, कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी बढ़ेगी ना तो एसिडिटी भी बढ़ेगी, ठीक है। और कंजुगेट बेस क्या है भैया, बेस मतलब एनायन है, एनायन मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो उसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन को ले जाने वाला चाहिए। तो हमेशा याद रखना, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप ना हमेशा एसिडिटी को बढ़ाएंगे, क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हमेशा क्या करते हैं, एसिडिटी को इनहेंस करते हैं, क्या करते हैं, इनहेंस करते हैं, ये बात याद रखेंगे। चलो चलो आ जाओ, आ जाओ, ये एल्कली मेटल के साथ रिएक्शन, तो यहां पर क्या होता है, ये ना H प्लस के फॉर्म में ये निकलता है, कौन, हाइड्रोजन H प्लस के फॉर्म में निकलता है। इसको ना ये मेटल लोग इलेक्ट्रॉन देते हैं, ले तू इलेक्ट्रॉन ले, है ना, इसको क्या देते हैं, ये इलेक्ट्रॉन देते हैं, उसके बाद पॉजिटिव चार्ज में बदल जाते हैं, तो ये पॉजिटिव चार्ज जो आयंस है ना यहाँ जाके लग जाते हैं, देखो तो H प्लस के फॉर्म में निकल रहा है ना, इसको मेटल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन। तो इसी को मैं ऐसे 2 बार ले लूं, इसी को 2 बार ले लूं, क्या हो जाएगा, इसको हाफ लगाने की जरूरत नहीं है, इसी को 2 बार ले लूं, क्या हो जाएगा, ये देखो 2 टू मेटल लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको स्पष्ट दिखेगा, तो H2 बाहर निकलेगा, क्या निकलेगा भैया, H2 बाहर निकल रहा है, H2 जिस रिएक्शन में बाहर निकला मतलब वहां पर क्या होगा, एक्सप्लोजन होगा, क्या होगा भैया, एक्सप्लोजन होगा। तो ये जो अल्कोहल है वो डायरेक्ट मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या करते हैं, H2 गैस रिमूव करते हैं, और H2 गैस क्या है भैया, फ्लेमेबल है। तो अल्कोहल में कभी सोडियम का टुकड़ा डाल के देखना, है ना, आपका टेस्ट ट्यूब क्या हो जाएगा भैया, ब्रेक हो जाएगा, फूट जाएगा भाई, ठीक है। चलो तो यहाँ पर ये एल्कली मेटल के रिएक्शन है, सोडियम पोटेशियम लिथियम ये ऐसे करते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को देते हैं जिससे वो हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। चलो तो यहाँ पर NaH यूज करते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, ये H प्लस के फॉर्म में है, और यहाँ पर H माइनस के फॉर्म में, किसके फॉर्म में है, ये H प्लस के फॉर्म में निकलता है और H माइनस के फॉर्म में है, तो प्लस माइनस जुड़ के H2 बना दिए, बाहर निकल गए, और ये क्या मिल गया भैया, एल्कोक्साइड। ये क्या है, एल्कोक्साइड, एल्कोक्साइड, एल्कोहल से क्या बना है, एल्कोक्साइड, क्या है ये, एल्कोक्साइड है भाई, एल्कोक्साइड आयन। अब इसकी स्टेबिलिटी देख लेना यार। चलो अब एसिडिक नेचर देखो, एसिडिक नेचर देखते हैं भैया, तो H प्लस निकाल के सब पे एनायन बनाता हूं, एक
2 3 और है ये 4। अब एनायन की स्टेबिलिटी हम लोग देखते हैं। एनायन यहां पर थोड़ा छोटा रिलेटिव ग्रुप है, यहां बड़ा है, यहां बहुत बड़ा है और यहां बहुत ज्यादा बड़ा है। तो इलेक्ट्रॉन देखो, कार्बन का नंबर बढ़ रहा है मतलब प्लस आई इफेक्ट बढ़ रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट बढ़ रहा है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट बढ़ने से एनायन की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी और एनायन की स्टेबिलिटी कम हो रही मतलब एसिडिटी भी कम हो जाएगी। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा भैया? 1 नंबर, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर, फिर 4 नंबर। आ जाओ भैया दूसरा क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन में आ जाओ आप, दूसरे क्वेश्चन में आ जाओ। ये देखो 1 2 3 4 स्ट्रेट चेन में है ना, और ये भी 4 कार्बन है, ये क्या है? ब्रांच हो गया है। और यहां पर भी 4 कार्बन है, यहां भी क्या है भैया? ब्रांचिंग है। और यहाँ क्या है? और ज्यादा ब्रांचिंग है। तो ब्रांचिंग बढ़ने से क्या होता है? प्लस आई इफेक्ट क्या होता है? कम होता है। प्लस आई इफेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग ऑफ कार्बन। ब्रांचिंग ऑफ कार्बन, कार्बन की ब्रांचिंग होने से प्लस आई इफेक्ट क्या होते जाता है भैया? कम होते जाता है। तो ये देखेंगे प्लस आई इफेक्ट यहां सबसे, एक मिनट एक मिनट एक मिनट ना, 1 डिग्री है विथ 2 डिग्री, 1 डिग्री है विथ 2 डिग्री और 2 डिग्री है ये डायरेक्ट 3 डिग्री। एक मिनट, ये गलत है, एक मिनट देखो यहाँ पे देखें, अपन कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे थे, गलत है वो। देखो यहाँ पर इस कार्बन को देखना, ये क्या है भैया? ये 1 डिग्री है। इस कार्बन को देखना, ये 1 डिग्री है। और इस कार्बन को देखना, ये 2 डिग्री है। और इस कार्बन को देखना, ये 3 डिग्री है। क्योंकि प्लस आई का जो ऑर्डर होता है 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री होता है, देखेंगे ध्यान से इधर। तो यहाँ पर 1 डिग्री में देखना है, ये 3 डिग्री में प्लस आई सबसे ज्यादा होगा। 3 डिग्री में क्या होगा? प्लस आई सबसे ज्यादा होगा, मतलब सबसे कम स्टेबल होगा, सबसे कम एसिडिक ये होगा। फिर 2 डिग्री उससे कम, मतलब ये सबसे कम, इससे थोड़ा ज्यादा एसिडिक होगा। अब इन दोनों 1 डिग्री में हमको देखना है कहां पर प्लस आई ज्यादा लग रहा है, कहां पर प्लस आई ज्यादा लग रहा है। ये 1 डिग्री है, 1 डिग्री कार्बन, ये भी 1 डिग्री कार्बन है। और इस 1 डिग्री कार्बन से यहां पर क्या लगा है? 1 डिग्री कार्बन है। 1 डिग्री कार्बन से क्या लगा है? 1 डिग्री कार्बन, मतलब देखो ये कार्बन जिससे एक ही चेन जुड़ा है। अब यहाँ पे देखेंगे ये 2 डिग्री कार्बन है। 2 डिग्री कार्बन कैसे है? क्योंकि इससे 2 सेपरेट ग्रुप जुड़े हैं। तो यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट क्या होगा? ज्यादा। यहाँ पर क्या होगा? प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा, यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट कम होगा। तो प्लस आई इफेक्ट जितना कम होगा उतनी ज्यादा एसिडिटी होगी। तो हमको पता है 3 डिग्री में प्लस आई सबसे ज्यादा होता है, इसलिए सबसे कम एसिडिक होगा 3 डिग्री वाला, फिर 2 डिग्री वाला, फिर 1 डिग्री वाला। तो 3 डिग्री वाला सबसे कम एसिडिक है, उससे ज्यादा एसिडिक 3 डिग्री वाला है, 2 डिग्री वाला है। उससे थोड़ा ज्यादा एसिडिक कौन होगा? ये 1 डिग्री के साथ 2 डिग्री वाला होगा। और सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? 1 डिग्री के साथ 1 डिग्री वाला। तो इसको ऐसे देखते हैं, ठीक है। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन देखिए। तो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में क्या होता है? ये कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल का रिएक्शन होता है। ये क्या है भैया? कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये है एल्कोहल। तो एल्कोहल का OH बॉन्ड टूटता है और कार्बोक्सिलिक एसिड का कौन सा? CO बॉन्ड टूटता है। H2O बाहर निकलता है और हमको क्या मिलता है? एस्टर। क्या मिलता है? एस्टर।
ठीक, चलो अब यहाँ पे रिएक्टिविटी कैसे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री होता है। अब यहाँ पे ये बॉन्ड के टूटने का ऑर्डर, ये बॉन्ड के टूटने का ऑर्डर आपको पता है भाई, यही बॉन्ड टूटता है यार, यही बॉन्ड क्या होता है, टूटता है इसमें। तो ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री इसमें ऑर्डर तो होता है। और ये एस्टरिफिकेशन है, एसिड और अल्कोहल एक साथ रिएक्शन करके क्या करते हैं, एस्टर बनाते हैं, एस्टरिफिकेशन करते हैं एसिड के प्रेजेंस। आप देखेंगे रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स। तो देखो भैया कार्बोक्सिलिक एसिड के जो डेरिवेटिव्स है ना उसके रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है करके बोल रहे हैं इसको। तो ये R, ये C डबल बॉन्ड O और Z। तो Z क्या हो सकता है, अगर मैं इसको ना पूरा आप लोगों के लिए अलग से लिख रहा हूं, अलग से लिख रहा हूं मतलब मैं उस डेरिवेटिव को अलग से बना के लिख देता हूं ना, आप लोगों को एक बार कंफ्यूजन हो जाएगा। चलो सब में ये जोड़ दो ना, सब में जोड़ दो। हम दिख जाएगा सबको, है ना। चलो आ जाओ, ये क्या है भैया, एनहाइड्राइड। ये क्या है, एनहाइड्राइड। ये है एनहाइड्राइड, ये है एस्टर, ये है एसिड हैलाइड और ये है एसिड अमाइड। एसिड एनहाइड्राइड, एस्टर, एसिड हैलाइड और अमाइड है। चलो आगे आ जाओ, अब देखेंगे हम लोग SN2AE मैकेनिज्म। क्या देखेंगे, SN2AE मैकेनिज्म। बात करता था मैं इसका सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म। क्या बोला मैं, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर एडिशन एलिमिनेशन। कौन सा, एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म, एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म। चलिए देखते हैं भैया क्या होता है। न्यूक्लियोफाइल आया और यहां पे जुड़ गया, है ना। तो ये कौन सा स्टेप हुआ, ये पहले sp2 हाइब्रिड कार्बन था, है ना, sp2 हाइब्रिड कार्बन। अब sp2 से sp3 में कन्वर्ट हो गया यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट में, क्योंकि इसने 4 बॉन्ड बना दिया यार। अब ये एडिशन स्टेप हो गया, अब क्या होगा, एलिमिनेशन। ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा वापस, और जो पहले से जुड़ा हुआ एटम था ना जेड को बाहर कर दिया, इसको क्या कर दिया, बाहर। तो टोटली क्या है, जेड के जगह पर न्यूक्लियोफाइल को जोड़, है ना। तो वो स्टेप क्या हो जाएगा, फास्ट स्टेप। तो ये देखो sp3 से फिर sp2 में कन्वर्ट हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल जेड के जगह में आ गया है। न्यूक्लियोफाइल किसके जगह में आ गया है भैया, इस जेड के जगह में आ गया है। चलो तो SN2AE मैकेनिज्म और SN2PD मैकेनिज्म टेट्राहेड्रल बनता है, इसलिए बोल रहा है रेट सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स होगा, क्योंकि दोनों के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। चलो अब इसको समझने के लिए प्लस आर वाला कॉन्सेप्ट ज्यादा काम आता है यार। तो देखो चलो यहीं पे बता देता हूं। तो सबसे कम जो रिएक्टिव होता है ना, यह हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है भैया, कि कार्बोनाइल कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी कम होगी उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो हम ये देखते हैं अमाइड जो होता है ना वो सबसे कम रिएक्टिव होता है, क्योंकि यहाँ पर अमाइड में लोन पेयर ना, अमाइड का जो लोन पेयर है नाइट्रोजन का वो क्या देता है भैया, प्लस आर देता है। क्या देता है, प्लस आर, जो कि एस्टर के प्लस आर से, क्या, एस्टर के प्लस आर से ज्यादा रहता है। तो एस्टर में क्या है भैया, ऑक्सीजन लोन पेयर दे रहा है, ऑक्सीजन लोन पेयर दे रहा है। यहाँ नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है, इसलिए ज्यादा इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन देगा, इसलिए सबसे कम रिएक्टिव अमाइड, उसके बाद एस्टर,
है ना। सबसे कम रिएक्टिव कौन है? अमाइड, उसके बाद एस्टर, उसके बाद एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड में भी प्लस आर इधर मिल रहा है, लेकिन कई बार ये लोन पेयर प्लस आर इधर देने के अलावा इधर घूमने भी चला जाता है, इसलिए यहाँ प्लस आर कम हो जाता है। प्लस आर कम होने से रिएक्टिविटी बढ़ जाती है, और यहाँ पर प्योर माइनस आई रहता है। क्लोरीन क्या करता है भैया? रिएक्टिविटी में हेलोजन का हमेशा क्या लगता है? माइनस आई इफेक्ट लगता है। रिएक्टिविटी में हमेशा हेलोजन का क्या लगता है? माइनस आई इफेक्ट ही लगता है। तो माइनस आई इफेक्ट लगने से, माइनस आई इफेक्ट लगने से रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा हो जाता है। तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर मैं यहाँ पे लिखने बोलेंगे और आता है तो मैं रिएक्टिविटी का ऑर्डर लिख देता हूँ। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है? एसिड हैलाइड। कौन से ज्यादा? सबसे ज्यादा रिएक्टिव एसिड हैलाइड, फिर होते हैं एनहाइड्राइड। लिख लेना भैया ध्यान से, एसिड हैलाइड फिर एनहाइड्राइड, फिर कौन है भैया? एस्टर है, एस्टर, फिर होते हैं सबसे कम रिएक्टिव अमाइन। तो ये एसिड डेरिवेटिव, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव, उसके रिएक्टिविटी ऑर्डर है। कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव रिएक्टिविटी ऑर्डर लिख लेना अच्छे से, आता है ये रिएक्टिविटी ऑर्डर, ठीक है। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है भाई? सबसे ज्यादा रिएक्टिव बताया मैं आप लोगों को अभी। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? एसिड हैलाइड, फिर एनहाइड्राइड, फिर एस्टर, फिर अमाइड। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव एसिड हैलाइड, एनहाइड्राइड, एस्टर, फिर अमाइड। चलिए आगे आते हैं भैया, आगे आते हैं। चलिए यहां देखिए, ये हैलाइड के रिएक्टिविटी को कंपेयर करने बोल रहा है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखो, ये फ्लोरीन है, ये क्लोरीन है, ये ब्रोमीन है, ये आयोडीन है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो ज्यादा खींचेगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा खींच रहा है, इसलिए फ्लोरीन वाला ज्यादा रिएक्टिव, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन वाला। तो माइनस आई इसका ज्यादा है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन का है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का है, तो इसलिए रिएक्टिविटी भी इनका होगा 1 2 3 4। अब देखिए यहां पर देखते हैं दूसरे क्वेश्चन में, ये कार्बोनाइल कार्बन है, 2 क्लोरीन लगे, और इसमें क्या लगा है? 2 एल्कोक्सी ग्रुप लगा है, और इसमें क्या लगा है? 1 क्लोरीन और 1 एल्कोक्सी लगा है। क्या लगा है? 1 क्लोरीन और 1 एल्कोक्सी लगा है। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन रहेगा भाई? क्योंकि यहां पर क्या लग रहा है? 2 जगह से माइनस आई लग रहा है, यहां क्या लग रहा है? 2 जगह से प्लस आर लग रहा है। प्लस आर मतलब ये लोन पेयर डायरेक्ट यहाँ जाएगा, इसको यहाँ इधर डिस्प्लेस कर देगा। यहाँ 2 जगह से प्लस आर लग रहा है, यहाँ एक जगह से माइनस आई लग रहा है, एक जगह से प्लस आर लग रहा है। तो माइनस आई लग रहा है, उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा। तो माइनस आई यहाँ 2 जगह से लग रहा है, 2 जगह से लग रहा है, इसलिए पहले की रिएक्टिविटी ज्यादा, फिर माइनस आई यहाँ एक जगह से लग रहा है, दूसरा की रिएक्टिविटी। तो माइनस इफेक्ट ज्यादा जहां लगेगा उस कार्बोनाइल कार्बन की रिएक्टिविटी ज्यादा। चलो अब तीसरे क्वेश्चन में क्या पूछा है? तीसरे क्वेश्चन में रिएक्टिविटी किसका होगा? ये लिविंग ग्रुप लगा दिया है। क्या लगा दिया है? ये एल मतलब क्या है? लिविंग ग्रुप है। एल मतलब लिविंग ग्रुप। तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है? ये प्लस आई दे रहा है, जबकि ये वाला रिंग है ना, वो डायरेक्ट अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भेज देगा भैया प्लस आर। तो रिएक्टिविटी किसका ज्यादा होगा भैया? इसका ज्यादा होगा। रिएक्टिविटी किसका ज्यादा होगा? इस वाले का ज्यादा होगा, पहले का दूसरे से ज्यादा होगा। पहले की रिएक्टिविटी दूसरे से ज्यादा। चलो आ जाओ चौथे क्वेश्चन पे, चौथे क्वेश्चन पे आ जाओ। ये एक्चुअल में प्लस आर के बाद पढ़ाना था, लेकिन अब देखो ये प्लस आर दे रहा है क्यों? अब यहां पर क्या हो रहा है? ये प्लस आर दोनों तरफ बढ़ रहा है,
मतलब सबसे ज्यादा रिलीजिंग कहाँ है, यहाँ है, उसके बाद यहाँ है, यहाँ पर प्लस आर दोनों तरफ बढ़ रहा है, यहाँ भी जा रहा है और इधर भी जा रहा है। और यहाँ पर भैया ये क्या दे रहा है, बिल्कुल माइनस आर दे रहा है। क्या दे रहा है ये, माइनस आर, क्योंकि NO2 इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पूरा खींच रहा है ना। तो यहाँ पर माइनस इफेक्ट लग रहा है, यहाँ पर थोड़ा कम लग रहा है, यहाँ पर सबसे ज्यादा रिलीजिंग लग रहा है। तो सबसे जहां पर माइनस इफेक्ट ज्यादा लगेगा वहां पर रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। तो 3 डिग्री सॉरी तीसरा जो कंपाउंड है उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा यहाँ पर कम हो रही है, इसलिए तीसरे की रिएक्टिविटी फिर दूसरे की फिर पहले की रहेगी, क्योंकि जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिस कार्बन में कम होगा वहीं पर रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। तो यहाँ पर लगभग माइनस आर लग रहा है, उधर जा रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहाँ पर प्लस आर थोड़ा कम लग रहा है, यहाँ पर प्लस आर सबसे ज्यादा। तो जहां पर रिलीजिंग इफेक्ट ज्यादा लगेगा वहां पर रिएक्टिविटी कम होगी। चलो आओ, अब एक इक्विवेलेंट दे रहा है, एक इक्विवेलेंट दे रहा है ना, वहां पर रिएक्टिविटी कहां की ज्यादा होगी पूछ रहा है, रिएक्टिविटी कहां ज्यादा होगी पूछ रहा है। चलो तो देख लो भैया, इस कार्बन पे देखो दो रिएक्शन के साइट हो सकती हैं, ये और ये हो सकता है ना। तो यहां पर क्या मिल रहा है, इसको दोनों तरफ से लोन पेयर से प्लस आर मिल रहा है। किससे मिल रहा है, दोनों तरफ से लोन पेयर से प्लस आर मिल रहा है, जबकि इस कार्बोनाइल कार्बन को एक तरफ से पाई बॉन्ड से मिल रहा है प्लस लोन पेयर से मिल रहा है। तो लोन पेयर वाला जो प्लस आर रहता है ना वो ज्यादा इफेक्टिव रहता है, तो इसको लोन पेयर वाला प्लस आर मिल रहा है, इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी भैया, कम हो जाएगी। और न्यूक्लियोफाइल यहाँ आके अटैक करेगा ना, तो ये ग्रुप क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, ये ग्रुप क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। इसलिए ये कार्बन की रिएक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा। ये लिखा हुआ है उसी चीज को हिंदी में सर। हाँ, बेंजीन तो माइनस आई डालता है ना, डिपेंड करता है कौन सा ग्रुप लगा है। देखिए यहाँ पर प्लस आर दे रहा है, देखिए मैं बता रहा हूं, देखो ध्यान से देखिए, मैं दूसरा ग्रुप आपको लगा के बताता हूं। देखो COR लगा, ठीक है, देखिए ध्यान से। अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर खींचेगा ऑक्सीजन, तब क्या करेगा, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर की ओर जा रहा है, ये कार्बन क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, है ना। मतलब कार्बन ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा है, मतलब इस कंडीशन में देखो क्या बनेगा, ये डबल बॉन्ड कार्बन और ये ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज और ये R। अब इस कार्बन पे एक बॉन्ड कम हो गया है, तो यहाँ क्या लगाएंगे भैया, हम पॉजिटिव चार्ज। अब बोलो यहां पर बेंजीन ने क्या लगाया, अपना प्लस आर लगाया, और यहां पर इस ग्रुप ने अपना क्या लगाया, माइनस आर लगाया, क्योंकि इसने पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचा है और इसने पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को दिया है। आप क्या बोल रहे थे, बेंजीन से क्या लगता है, माइनस आर, माइनस आई सर। नहीं, हम लोग अभी देखो, आपको ऑर्डर ऑफ डोमिनेंसी अभी नहीं पढ़ाया गया है। ऑर्डर ऑफ डोमिनेंसी क्या होता है, अगर R और H और I इफेक्ट साथ में लग रहे हैं, तो यहां पर हम देख पा रहे हैं कि दो इफेक्ट साथ में लग रहा है, रिजोनेंस और इंडक्टिव। तो रिजोनेंस इफेक्ट इज ऑलवेज डोमिनेंस ओवर इंडक्टिव इफेक्ट। अगर आप रिजोनेंस और इंडक्टिव इफेक्ट दोनों को साथ लगते हुए देख रहे हैं, तो दोनों में कौन सा इफेक्ट डोमिनेट होगा, आपका रिजोनेंस डोमिनेट होगा। क्या कौन सा डोमिनेट होगा, रिजोनेंस। तो रिजोनेंस इफेक्ट आप लगाएंगे, ये चीज समझ आया। यहाँ पे दोनों इफेक्ट काम कर रहा है भैया, यहाँ पर प्लस आर भी काम कर रहा है और धीरे धीरे चुपके चुपके कौन, माइनस आई भी काम कर रहा है, लेकिन प्लस आर इफेक्ट डोमिनेंट है, इसलिए माइनस आई को इग्नोर कर दिया है। यही तो कंफ्यूजन का कारण। पुस्तक को पढ़ के हम ये नहीं जान सकते कि प्लस आर और माइनस आई में डिफरेंस कैसे करें, वो तभी समझ आएगा जब कोई हमको बताएगा। तो यहाँ पर प्लस आर
डोमिनेंट इफेक्ट है इसलिए प्लस आर को लिखा गया है, जबकि माइनस आई भी लग रहा है। आपका क्वेश्चन सही है, लेकिन माइनस आई को इग्नोर कर दिया गया है क्योंकि माइनस आई यहाँ पर माइनर इफेक्ट है, मेजर इफेक्ट कौन है, प्लस आर। तो जब हम तीनों इफेक्ट को पढ़ लेंगे ना तो आपको दोनों इफेक्ट को एक साथ लगाने में बताऊंगा। ठीक है, जैसे दोनों इफेक्ट यहाँ पर एक साथ लग रहे हैं, माइनस आई भी लग रहा है, प्लस आर भी लग रहा है, तो प्लस आर यहाँ पर डोमिनेट है, तो रेजोनेंस इज डोमिनेट ओवर इंडक्टिव इफेक्ट। रेजोनेंस क्यों डोमिनेट होता है इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर? इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर रेजोनेंस इसलिए डोमिनेट होता है क्योंकि रेजोनेंस में पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का कंप्लीट ट्रांसफर होता है, जबकि उसमें कौन से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू जो चार्ज डेवलप होता है वो पार्शियल डेवलप होता है। क्या डेवलप होता है? पार्शियल डेवलप होता है, जबकि रेजोनेंस में चार्ज जो डेवलप होता है वो कंप्लीट डेवलप होता है। इसलिए रेजोनेंस हमेशा इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर डोमिनेट करता है। ठीक है भाई, समझ आया? यस सर। हाँ, चलिए अब देखते हैं सेम रिएक्टिविटी ऑफ सल्फोनिक एसिड डेरिवेटिव्स। तो सल्फोनिक एसिड मतलब क्या समझे भैया? सल्फोनिक एसिड मतलब समझ जाना RSO3H। कई लोगों को पता नहीं होता है कि SO3H ग्रुप को सल्फोनिक एसिड बोलते हैं, पता नहीं क्या क्या लिखते रहते हैं। तो ये सल्फोनिक एसिड ग्रुप है, तो सल्फोनिक एसिड ग्रुप को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो RS डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और ये OH। तो इस OH को आप क्या करना है, हटा देना है। OH की जगह क्या लगा देना भैया? OH की जगह आपको लगाना है कोई दूसरा चीज। क्या दूसरा चीज लगाएंगे? चलो लगा के देख लेते हैं भैया। तो इसके जगह, जेड की जगह अगर आप हैलोजन लगाते हैं तो उसको क्या बोलेंगे? सल्फोनिल हैलाइड। क्या बोलेंगे आप? सल्फोनिल हैलाइड, है ना। इसी के जगह आप OR लगा देंगे तो सल्फोनिल एस्टर बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? सल्फोनिल एस्टर, या उसी को बोलते हैं सल्फोनेट। क्या बोलते हैं? सल्फोनेट। एस्टर को बोलते हैं ना इथाइल एसीटेट, मिथाइल एसीटेट, ऐसे बोलते हैं। एक लगाते हैं तो इसको क्या बोलेंगे? सल्फोनेट या सल्फोनिक एस्टर। और क्या बोल सकते हैं? और यहाँ पे चीज नहीं लिखा है, देखो ये देखो भैया, ये लगा दिया जाए तब क्या बोलोगे? सल्फोनामाइड। क्या बोलते हैं? सल्फोनामाइड, है ना। सल्फोमाइड लिख दिया, सल्फोनामाइड होता है। सल्फोनामाइड ये किसके यूज में आते हैं भाई? ड्रग्स के यूज में आते हैं। ड्रग्स मतलब खाने वाला नशा वाला ड्रग्स नहीं, मेडिसिन वाला ड्रग्स। ठीक है, सल्फर ड्रग्स बोलते हैं इसको। सल्फोनिक एसिड जो डेरिवेटिव्स आते हैं ना, वो इससे क्या बनते हैं? सल्फर ड्रग्स बनते हैं। सल्फर औषधि आप लोग बीएससी सेकेंड ईयर में पढ़े होंगे। ठीक है भैया, तो सल्फोनामाइड भी एक सल्फोनिक एसिड का डेरिवेटिव है। इसमें भी रिएक्शन होते हैं, मैकेनिज्म सेम होता है। SN2AE मैकेनिज्म, ये लीविंग ग्रुप बाहर निकलता है, न्यूक्लियोफाइल आ जाता है। देखो इस सल्फर में हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं, 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड है, 2 तो पाई बॉन्ड को मत गिनना। 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड है, मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। जब इससे ये आएगा, जुड़ेगा, तो ये हाइब्रिडाइजेशन sp3 से sp3d में कन्वर्ट हो जाएगा। sp3d में मतलब ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? ट्रांजिशन स्टेट मिलेगा। ये एडिशन स्टेप हो गया है, न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया है। अब ये O नेगेटिव जो है वो नीचे आएगा अपने इलेक्ट्रॉन को लेके बॉन्ड बनाने, तो लिविंग ग्रुप पूरा भागेगा। फिर से हमको क्या मिल जाएगा? इस लिविंग ग्रुप की जगह पे ये न्यूक्लियोफाइल मिल जाएगा। ये भी SN2AE मैकेनिज्म ही है और ये सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। ठीक है भाई, चलो अब देखते हैं एसाइलेशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? एसाइलेशन। तो ध्यान से देखेंगे भाई, एक बताऊंगा, बाकी जो लेसन है वो करेंगे, बाकी लेसन करेंगे। मेसाइलेशन वेसाइलेशन, चलो देखो ध्यान से। तो एसाइलेशन में क्या? एसाइल ग्रुप का जुड़ना। तो एल्कोहल क्या करता है? देखो भैया ध्यान से, एल्कोहल ना अपने लोन पेयर से एज अ न्यूक्लियोफाइल
अटैक करता है कहाँ पे, इस एसिड क्लोराइड के कार्बोनाइल कार्बन, ये एसिड क्लोराइड के कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक किया भैया, ये ऐसे बन गया। अब ये एडिशन स्टेप हो गया, ये एलिमिनेशन में क्लोरीन बाहर निकल गया, क्या मिल गया हमको जी, क्या मिल गया, ये मिल गया पॉजिटिव चार्ज वाला, और ये H प्लस को कौन ले लेगा, पिरिडीन ले लेगा। H प्लस को कौन ले लेगा, जो माइल्ड बेस यूज करते हैं इसके साथ, वो पिरिडीन ले लेगा, और इसको आपको ACCl लिख के वो क्या देगा, ACCl लिख के देगा, मतलब एसिटाइल क्लोराइड है। ठीक, तो क्या बन गया आपका OR ग्रुप, एल्कोहल आके किससे जुड़ गया भैया, आपके एसिड क्लोराइड से आके जुड़ गया। ऐसे ही देखना, अब डायरेक्ट आप रिएक्शन कर सकते हैं क्या, इसके H को हटाना एल्कोहल के, इसको Cl को हटाना, दोनों को जोड़ देना, ये जुड़ गया ना COCH3, है ना। ऐसे ही देखो, अब NH2 एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करेगा, इसके एक H को हटाना और यही क्या जोड़ देना, COCH3। इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं, एसिटिनालाइड, बहुत यूज में आता है भैया। तो ये एक H को हटाए, एक Cl को हटाए, क्या जोड़ दिए, COCH3। ऐसे ही अमीन का भी क्या होता है, एसाइलेशन होता है। अमीन में देखो, ये H को एक हटाओगे, एक H को हटाए, COCH3 जोड़ दिए, इसको क्या बोलते हैं भैया, कार्बामेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्बामेट। क्या बोलते हैं भैया, कार्बामेट बोलते हैं। ये अमीन ग्रुप का क्या है, प्रोटेक्शन करता है। क्या करता है ये, अमीन ग्रुप का प्रोटेक्शन है, कार्बामेट से प्रोटेक्शन। चलो आगे पढ़ाऊंगा प्रोटेक्शन भी, प्रोटेक्शन आ जाओ। एनहाइड्राइड भी क्या करेगा जी, देखो तो ध्यान से, एनहाइड्राइड देखो, एनहाइड्राइड है ये, एनहाइड्राइड भी यूज करते हैं, आपको ऐसे दे देगा ACOH, क्या देगा, ACOH। तो ये अटैक यहां होगा। कोई कुछ बोलना चाह रहा है क्या, AC2O, सॉरी ACOH मतलब एसिटिक एसिड। किसका माइक चालू है यार, आ जाओ भैया। तो ये क्या करेगा, ये एल्कोहल यहाँ अटैक करेगा, एल्कोहल जैसे अटैक करेगा ना, तो ये क्या होगा, ये बॉन्ड ऊपर जाएगा, जैसे ही नीचे जाएगा ये पार्ट बाहर आ जाएगा, मतलब एसिटिक एनहाइड्राइड से ही हमको क्या मिलेगा, COCH3 पार्ट मिलेगा। ये देखो COCH3 पार्ट हमको मिल गया। ये फिनॉल का भी करेंगे एसाइलेशन, तो ये H को हटाएंगे और इसके जगह पे क्या जोड़ेंगे, COCH3, वो देखो जुड़ा हुआ है। ऐसे ही इस एनिलीन की जगह H को हटा के COCH3 जोड़ेंगे, वही काम है, इसमें भी वही जोड़ेंगे। ठीक, अब यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात कर रहा है। न्यूक्लियोफिलिसिटी किसका ज्यादा होता है भैया, NH2 का ज्यादा होता है। क्यों, क्योंकि NH2 में नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है ना, वो क्या है, कम है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी नाइट्रोजन का कम है, इसलिए ये लोन पेयर आसानी से डोनेट कर सकता है, इसलिए न्यूक्लियोफिलिसिटी NH2 का OH ग्रुप से ज्यादा होता है। ऐसे ही NH3 का न्यूक्लियोफिलिसिटी H2O या वाटर से ज्यादा होता है। अमोनिया का जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है ना, वो किससे ज्यादा होता है, वाटर से ज्यादा होता है। चलिए आगे आइए। अब देखो इसी चीज, उसी कॉन्सेप्ट को यूज किया है, एक ही इक्विवेलेंट आपको दिया, क्या, CH3 COCl, एक ही इक्विवेलेंट आपको दिया है, तब क्या करोगे, ज्यादा रिएक्टिव कौन है, NH2, NH2 में एसाइलेशन करा दिए। अगर आपको दिया है NaOH, क्या दिया है, NaOH, तो एसिडिटी OH ग्रुप का ज्यादा होता है कि NH2 का, OH ग्रुप का एसिडिटी ज्यादा होता है भैया। क्यों ज्यादा होता है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे ज्यादा स्टेबल है। बेस दे दिया है, बेस क्या करेगा, H प्लस निकालेगा, अब इस पे माइनस आ गया भैया, माइनस चार्ज वाले की न्यूक्लियोफिलिसिटी न्यूट्रल एटम से ज्यादा होगा, तो माइनस ऑक्सीजन पे आ गया। अब ऑक्साइड जो आयन है ना, ये आयन है, इसकी जो
न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो न्यूट्रल NH2 से ज्यादा होगा, क्योंकि भैया ये नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर वाला इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर अब एसाइलेशन इस जगह पे होगा। यहाँ पर क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर रिएक्टिविटी इसकी ज्यादा है न्यूट्रल पार्ट में, है ना। लेकिन इस कंडीशन में इस H की एसिडिटी ज्यादा है, वो H+ के फॉर्म में बेस के पास चला जाएगा और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और नेगेटिव चार्ज में O- का जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो NH2 से ज्यादा है, इसलिए एसाइलेशन यहाँ पे होगा। चलो अब बोल रहा है बेंजोइलेशन। तो एसाइल ग्रुप की जगह बेंजाइल ग्रुप ला लो यार, यहाँ फिनाइल ग्रुप ला लो, तो क्या हो जाएगा? उसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम लोग? बेंजोइलेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बेंजोइलेशन, बस और कुछ नहीं है। ठीक, तो वही बेंजाइल ग्रुप जोड़ते जाएंगे, बेंजाइल ग्रुप जोड़ते जाना। टोसाइलेशन आ जाओ भैया, ये इसका इंतजार कर सकते हैं ना, टोसाइलेशन। तो सबसे पहले टोसाइलिक ग्रुप क्या है उसको देखो, और नहीं अच्छे से, ये उगता नहीं है ना, कुछ कुछ उगते हैं। ये क्या है भैया? TSCl। TSCl मतलब टोसाइल क्लोराइड, ये लिखा हुआ है जी, TSCl या टोसाइल क्लोराइड, टोसाइल क्लोराइड ऐसे। ठीक, तो टोसाइल ये क्या दिख रहा है भाई? सल्फोनिक एसिड का डेरिवेटिव दिख रहा है। यहाँ पर OH जो है, ये एल्कोहल का ऑक्सीजन यहाँ क्या करेगा? अटैक करेगा और इस क्लोरीन को बाहर कर देगा, और ये H भी बाहर हो जाएगा। तो क्या होगा? देखो क्या होगा, ये उल्टा बना दिया, मैं सीधा बनाता हूँ यहाँ। CH3 जैसे उधर दिख रहा था, इधर ऐसे बनाएंगे तब थोड़ा अच्छा लगता है यार, सिमेट्री पसंद है ना। और यहाँ से कौन जुड़ जाएगा? ये OR। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोल सकते हैं? ये पार्ट को क्या है भैया? ये पार्ट क्या है? TS। ये क्या है? TS वाला पार्ट क्या है? TS। तो हम क्या बोलेंगे? ROTS। इसका क्या हो गया भैया? टोसाइलेशन। क्या हो गया है? टोसाइलेशन हो गया है ना। इसको बोलते हैं टोसाइल ग्रुप। CH3 बेंजीन SO2, ये क्या है? टोसाइल ग्रुप। ये हो गया है टोसाइलेशन, टोसाइलेशन। अब PTA से भी बोलते हैं इसको, क्या? PTA से, PT गुस्सा नहीं, PTA से, पैरा टॉलुपिन सल्फोनिक एसिड, इसी से बनता है ये सल्फोनिक एसिड। मतलब कई बार PTA से लिखा मिलेगा, मतलब क्या है वो? पैरा टॉलुपिन सल्फोनिक एसिड है भैया। ये क्या देखो, ये CH3, ये क्या है? PTA से, PT गुस्सा नहीं, PTA से पैरा टॉलुपिन सल्फोनिक एसिड, ये उसी से यहाँ पर क्या क्लोराइड लगाएंगे तो क्या बन गया? तो टोसाइल क्लोराइड। क्या बन गया है? तो यहाँ पर देखो ये TSCl, तो क्या किए थे हम लोग? एसाइल थे, तो एसाइल को जोड़ रहे थे, यहाँ पर H और Cl को हटाना, DS को जोड़ देना है, टोसाइलेशन है ना। सब जगह वैसे H को हटा के जोड़ते जाए। अब ब्रोसाइलेशन, ब्रोसाइलेशन मतलब यहाँ पर ब्रोसाइल क्लोराइड है, इस कंपाउंड का नाम क्या है भैया? ब्रोसाइल क्लोराइड है। तो ब्रोसाइल क्लोराइड में बस Br बस का चेंज है, बाकी सेम रिएक्शन नीचे के जैसा होगा, नीचे के जैसा सेम रिएक्शन होगा। H और Cl को हटाना, BS जोड़ देना। ब्रोसाइल ग्रुप क्या है आपको पता है ना? ब्रोसाइल ग्रुप ये है भैया, Br जुड़ा है वहां CH3 की जगह Br, तो ये ब्रोसाइलेशन रिएक्शन हो जाएगा। ऐसे ही मेसाइलेशन, तो मेसाइलेशन में बेंजीन वेंजीन को हटा के सिर्फ मिथाइल ग्रुप को ला लेना है। किस ग्रुप को ला लेना? मिथाइल ग्रुप को। और ये SO2Cl, Cl को हटाना, H को हटाना, दोनों को जोड़ देना, मतलब ROSO2 और ये है CH3। तो ये ग्रुप क्या कहलाता है? MS। MS मतलब
मेसिटाइल ग्रुप बोलते हैं इसको। तो ये मेसाइलेशन हो जाएगा, H की जगह कौन आ जाएगा, MS सब जगह, ये हो जाएगा मेसाइलेशन। अब देखो भैया ट्रिफ्लेशन, क्या देखो, ट्रिफ्लेशन। तो ट्रिफ्लेशन में क्या हुआ है, जो मिथाइल था ना वहीं पे ट्राइफ्लोरो मिथाइल आ गया, CH3 था ना, ये यहां पर क्या ग्रुप था, मिसाइल बना था। ये मतलब मिथाइल से क्या था, मिसाइल था, मिथाइल से मिसाइल था। यहां पर क्या है, ट्राइफ्लोरो मिथाइल, ट्राइफ्लोरो मिथाइल। तो ट्राइफ्लोरो मिथाइल का शॉर्टकट क्या बोल देंगे अपन, ट्रिफ। ये क्या हो जाएगा, ट्रिफ, ट्रिफलेट ग्रुप हो जाएगा भाई। तो ये ट्रिफलेट क्लोराइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये ट्रिफलेट क्लोराइड हो जाएगा। तो ये ट्रिफलेशन हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ट्रिफलेशन। तो ये वाला जो पार्ट है ना, CF3CSOOCl, तो Cl को हटा देना, H को हटा देना, ये बन जाएगा भैया RO, ये H+O CF3। तो इस ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, TF ग्रुप। क्या बोलते हैं, ये क्या है, ट्रिफ्लिक ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है, ट्रिफ्लिक ग्रुप। तो आपको भैया अब से ना वो बड़ा बड़ा ग्रुप नहीं लिखेगा, वो OTF, OMS, OBS, OAC ऐसे लिखेगा। ये ट्रिफ्लेट है, मेसाइलेट है, ब्रोसाइलेट है, एसाइलेट है ना भाई, ये आपको समझना है। अब यही सारे लिविंग ग्रुप का काम करते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, H और Cl को बाहर करना, ट्रिप्लेट लगा देना, H और Cl को बाहर करना, ट्रिप्लेट लगा देना। सेम ऐसे ही किए हैं। अब ट्रिफ्लेशन करना है, यहाँ ट्रिफ्लेशन करना है, 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल है और 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल है, क्या करना है, टोसाइलेशन करना है। रिएक्टिविटी किसका ज्यादा होगा, 1 डिग्री का ज्यादा होगा, क्योंकि OH बॉन्ड टूटता है, तो 1 डिग्री का ज्यादा होगा, तो केवल और केवल 1 डिग्री पे टोसाइलेशन होगा। ठीक, अब रिएक्शन ऑफ CO बॉन्ड क्लीवेज, इसको मैं अगली क्लास में पढ़ाऊंगा भैया, इसको मैं अगली क्लास में पढ़ाऊंगा। ठीक है, सब चीज रिवाइज करके आए, इंडक्टिव इफेक्ट को अच्छे से पढ़ते हैं।